तो क्या आप भी सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट हैं? क्या आपका भी टारगेट है जून 2024 को क्वालिफाई करना और ये जानना चाहते हैं कि इकोनॉमिक्स का पेपर आखिर क्या आने वाला है, क्या सिलेबस है, क्या सेक्शन वाइज वेटेज है? तो चलिए बात करते हैं आज इकोनॉमिक्स के बारे में। जय श्री श्याम एवरीवन, दिस इज योर एडुकेटर साक्षी दुआ, वेलकम्स यू टू सीए फाउंडेशन ग्रूमिंग एजुकेशन। तो इस वीडियो में गाइस मैं बात करने वाली हूँ इकोनॉमिक्स के पेपर पैटर्न के बारे में। बेसिकली आई एम गोइंग टू focus on the syllabus of economics including its section wise weightage and in the end I am going to tell you कि कैसे आपको इसे प्रिपेयर करना चाहिए इकोनॉमिक्स को। अभी जैसे कि हम जानते हैं कि 4 to 5 months आर रिमेनिंग फॉर दैट, तो आपको इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट को कितना लाइटली लेना है, कितना सीरियसली लेना है, कैसे प्रिपेयर करना है एंड मेनी मोर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के एंड तक बने रहें अगर आप चाहते हैं कि आपको इस वीडियो का मैक्सिमम टू मैक्सिमम बेनिफिट हो। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि देखिए पहले ओल्ड स्कीम चलती थी, राइट, जो आपकी दिसंबर 2023 अटेम्प्ट तक वैलिड थी। अब जो न्यू स्कीम है उसमें थोड़े से चेंजेस है। ओल्ड स्कीम में क्या था, एक छोटा सा ओवरव्यू दूंगी बच्चों। ओल्ड स्कीम में इकोनॉमिक्स एंड बीसीके वाज कंबाइंड करके एक सब्जेक्ट बनता था इकोनॉमिक्स एंड बीसीके का। उसमें क्या था, इकोनॉमिक्स में सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स थी और a little description about the macroeconomics. Only 5 chapters were there for economics in the old scheme. लेकिन अब अगर मैं न्यू स्कीम के बारे में बात करूं तो न्यू स्कीम में इकोनॉमिक्स को बहुत ही ज्यादा वाइडर कर दिया गया है। बेसिकली बीसीके को हटा दिया गया है और पूरा का पूरा पेपर अब इकोनॉमिक्स का बन गया है। तो पहले जैसे स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स को काफ़ी लाइटली लिया करते थे कि ओनली 5 चैप्टर्स आर देयर, वो भी ऐसे चैप्टर हैं जो हमने क्लास 12th में कर रखे हैं, 11 12th में, तो हम इजीली इसको कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर अब बिल्कुल ही गेम पलट दी गई है। अब बेटा जिस भी बच्चे ने इकोनॉमिक्स को लाइटली ले लिया ना, डेफिनेटली वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाएगा इकोनॉमिक्स के पेपर में। अब हमें बहुत ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत है अगर हम ऐसा चाहते हैं कि हम इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में बढ़िया स्कोर करें। तो देखिए पहले अगर मैं वेटेज की बात करूं इकोनॉमिक्स की, अकॉर्डिंग टू ओल्ड स्कीम वो थी ओनली 60%, लेकिन आज न्यू स्कीम के अकॉर्डिंग पूरी की पूरी वेटेज इकोनॉमिक्स की 100% है। यस गाइज, यू हर्ड इट राइट, 100 मार्क्स का पेपर आपका होने वाला है इकोनॉमिक्स का। तो अब आप खुद देख लीजिए कि कितना बढ़िया सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स का बन गया है। पहले क्या था, जो बेसिकली चेंजेस क्या किए हैं, पहले आपको सिर्फ 5 चैप्टर स्टडी करने होते थे ओल्ड स्कीम के अकॉर्डिंग, लेकिन अब पूरे के पूरे 10 चैप्टर्स इकोनॉमिक्स के आपको स्टडी करने हैं। पहले मेजर फोकस वाज ओनली फॉर प्रोवाइडिंग द नॉलेज ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स टू द सीए एस्पिरेंट्स, बट नाउ ICAI has planned to provide you the entire knowledge of microeconomics, macroeconomics along with the knowledge of the Indian economy. तो सोचिए आपने क्लास 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स की ब्रांच की थी इकोनॉमिक्स की, और क्लास 12th में आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमी को पढ़ा। तो अब यहाँ पर ICAI ने पूरा आपका कंबाइंड दे दिया है, 2 ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स पूरी डिटेल में आपको पढ़नी है, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। और स्टूडेंट्स माना कि आपने ये 11 12th में पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन इतना भी लाइटली मत लीजिएगा क्योंकि आपको बहुत सारा नया कंटेंट मिलने वाला है इन चैप्टर्स में। ठीक है, तो चलिए वो मैं धीरे धीरे आपको सेशन में जब प्रिपरेशन कराऊंगी इकोनॉमिक्स की तब भी बताती चलूंगी। लेकिन हाँ, मेरा यहाँ पर मेन मोटिव यही है, डोंट टेक इकोनॉमिक्स लाइटली। ठीक है, लाइटली मत लेना बेटा, अदरवाइज यू आर गोइंग टू गेट अ गुड लॉस इन इकोनॉमिक्स। ऐसा नहीं करना है कि इसको हम लाइटली लें, हम इसको बिल्कुल सीरियसली लेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से इसको हम स्टडी करेंगे इकोनॉमिक्स को, ताकि हम बढ़िया से बढ़िया स्कोर कर पाए। तो मैं तो बिल्कुल रेडी हूं आपको पढ़ाने के लिए, तो क्या आप रेडी हैं मुझसे पढ़ने के लिए? तो जल्दी हमें कमेंट सेक्शन में बताना। अब चलिए बात करेंगे इकोनॉमिक्स का। जैसे मैंने आपको बताया 100 मार्क्स का पेपर आएगा, 100 मार्क्स का इकोनॉमिक्स का पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। पहले भी ऑब्जेक्टिव टाइप था, अब भी ऑब्जेक्टिव टाइप है। अब ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर का क्या मतलब होता है? ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर का मतलब होता है बेटा
हर एक क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शंस प्रोवाइडेड होंगे एंड आउट ऑफ दैट 4 ऑप्शंस आपको 1 करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। ओके, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। अब यहां पर मैं आपको यह भी बता दूं, एक बहुत जरूरी चीज है जिसका हमें ध्यान रखना है, वो है नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग। अब नेगेटिव मार्किंग का क्या मतलब होता है? नेगेटिव मार्किंग का मतलब होता है कि अगर आपने कोई रॉन्ग आंसर मार्क कर दिया किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का, तो आपको मार्क्स मिलेंगे नहीं, रादर डिडक्ट भी हो जाएंगे। अभी तक हम क्लास 12 से होकर आए हैं। क्लास 12 का जो हमारा सिस्टम है वो कुछ ऐसा है कि इसमें किसी भी सब्जेक्ट में आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलती है, बट यहां पर तो बिल्कुल गेम ही चेंज है। यहां पर तो नेगेटिव मार्किंग भी है गाइस, यहां पर नेगेटिव मार्किंग है इकोनॉमिक्स के पेपर में। ठीक है, सो हमें थोड़ा और ज्यादा कॉन्शियस होना है, क्योंकि यहां पर आपने अगर एक रॉन्ग आंसर दे दिया, आपके मार्क्स बढ़ने के बजाय कम भी हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इकोनॉमिक्स के पेपर की थोड़ी डिटेल में। जैसे मैंने आपको बताया कि बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो पेपर है हमारा, पेपर 4, ठीक है, ये 100 मार्क्स का होगा। 100% पूरी की पूरी वेटेज किसकी है? इकोनॉमिक्स की है। बीसीके को हटा दिया गया है, इकोनॉमिक्स को सिर्फ रखा गया है। वो इसलिए ताकि आप इकोनॉमिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ सके, इकोनॉमी को बहुत अच्छे से समझ सके, प्रैक्टिकल नॉलेज आपको मिले इकोनॉमी के बारे में। तो यहां पर 100 मार्क्स का ये पेपर होगा जिसमें आपको 100 एमसीक्यूज, 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, एक करेक्ट आंसर के लिए आपको मिलेगा 1 मार्क। फॉर 1 करेक्ट आंसर यू विल गेट 1 मार्क, बट फॉर 1 रॉन्ग आंसर योर 0.25 मार्क्स वुड बी डिडक्टेड। ठीक है, ध्यान से सुन लो बेटा, एक राइट आंसर के लिए आपको मिलने वाला है 1 मार्क और एक रॉन्ग आंसर के लिए आपके 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छे से हमें इसको स्टडी करना है। मोर ओवर मैं आपको यह भी बता दूं कि यहां पर सीए इंटर के कुछ चैप्टर्स उठाकर सीए फाउंडेशन में अब डाल दिए गए हैं फॉर इकोनॉमिक्स। तो सोचो, सीए इंटर का तो सिलेबस ही इतना वाइड होता है और उसको उठाकर, उसके कुछ चैप्टर्स को उठाकर यहां सीए फाउंडेशन में ट्रांसफर कर दिया गया है। तो आप सोचो कि कितना वाइड होने वाला है आपका इकोनॉमिक्स। बहुत ही वाइडर नॉलेज आपको मिलने वाली है इकोनॉमिक्स को पढ़ के। तो चलिए अब हम बात करेंगे हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर। तो जैसे मैं आपको अभी तक बता भी चुकी हूं, देयर आर बेसिकली 10 चैप्टर्स इन इकोनॉमिक्स जो हमें स्टडी करने हैं। ठीक है, 10 चैप्टर्स हैं जी। ओके, अब वेटेज क्या है उन चैप्टर्स की? अब ये पूरे के पूरे 10 चैप्टर्स 100 मार्क्स के आने वाले, लेकिन चैप्टर वाइज वेटेज क्या है वो देखते हैं, और कौन कौन से ऐसे 10 चैप्टर्स हैं, उनके नेम्स क्या है वो देखेंगे। तो चलिए देखिए बेटा, सबसे पहला चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स। इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स। इस इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स में नाम से ही पता लग रहा है बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है। बिजनेस इकोनॉमिक्स बेसिकली एक ब्रांच है इकोनॉमिक्स की जो हमें यह बताती है कि हमने जो भी नॉलेज इकोनॉमिक्स से ली है उसे हम बिजनेस डिसीजन मेकिंग में कैसे यूज करेंगे, बिजनेस के क्रूशियल डिसीजंस लेने के लिए इकोनॉमिक्स को कैसे यूज किया जाएगा। ठीक है, सो इसमें बेसिकली आपको सिखाया जाएगा मीनिंग एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी एंड रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। ये जो फर्स्ट चैप्टर है इसकी वेटेज है 5%, यानी कि 5 मार्क्स का ये आपके पेपर में आपको दिखेगा। ठीक है, ऑल्दो आईसीएआई ने ये भी मेंशन किया है कि ये जो वेटेज है ये थोड़ी बहुत फ्लक्चुएट हो सकती है, तो आप इसको मान सकते हैं कि 4 to 7 मार्क्स का ये चैप्टर आपको दिख सकता है। मतलब ये एग्जैक्ट वेटेज नहीं रहेगी, आईसीएआई ने पहले ही आपको बता दिया है, इसमें 5% का प्लस और माइनस डेविएशन चल सकता है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे हमारा दूसरे चैप्टर की। ठीक है, जो कि है थियरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ये तो फेवरेट चैप्टर होता है हर एक इकोनॉमिक स्टूडेंट का, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई, है ना। और ऐसे ये 2 टॉपिक्स होते हैं डिमांड एंड सप्लाई के, जिस पे हमारी पकड़, हमारी कमांड बहुत ही बढ़िया होती है। लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं बोलूंगी कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपने क्लास 12th में नहीं पढ़ी होंगी और यहाँ पढ़ने को मिलेंगी,
जो कि हमने डिटेल में क्लास 12th में नहीं पढ़ी हैं, लाइक इनकम एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, इन पे आपको अच्छे से फोकस करना है। मार्केट इक्विलिब्रियम एंड सोशल एफिशिएंसी, बेसिकली हमने सोशल एफिशिएंसी पार्ट नहीं पढ़ा है क्लास 12th में, इस पे हमें बहुत अच्छे से फोकस करना होगा। तो चलिए एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ने को मिलने वाला है। मीनिंग एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, दैट इज मीनिंग एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड डिटेल में पढ़ेंगे। मीनिंग स्टेटमेंट क्या है लॉ ऑफ डिमांड की, रीजंस क्या है लॉ ऑफ डिमांड के, एक्सेप्शंस क्या है लॉ ऑफ डिमांड की, एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को काफ़ी डिटेल में हम स्टडी करेंगे। बेसिकली इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी हमें डिटेल में स्टडी करने होंगे, क्योंकि उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। So elasticity of demand, price elasticity of demand and income elasticity of demand and cross elasticity of demand. These are basically 3 types of elasticity of demand जो हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारा पोर्शन आएगा थियरी ऑफ कंज्यूमर्स बिहेवियर। थियरी ऑफ कंज्यूमर्स बिहेवियर में वी हैव इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, ये हमें काफ़ी अच्छे से स्टडी करनी है। ठीक है, देन वी हैव मीनिंग एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, सप्लाई पोर्शन स्टार्ट हो चुका, लॉ ऑफ सप्लाई डिटेल में एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एंड मार्केट इक्विलिब्रियम एंड सोशल एफिशिएंसी। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका जो है थियरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ये है 10% वेटेज, यानी कि ये है बेटा 10 मार्क्स का। अगेन मैं यहाँ पे रिपीट करूंगी, ICAI ने ये बोला है कि प्लस और माइनस 5% का डेविएशन यहाँ पर चल सकता है। मतलब आप ये मान के चलिए 8 to 12 मार्क्स तक का ये चैप्टर आपका आ सकता है। ठीक है गाइस, अब हम बात करेंगे हमारे थर्ड चैप्टर की। ये भी हमने स्टडी किया हुआ है हमारे क्लास 11th में, राइट, थियोरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, राइट। और इसमें क्या क्या आपको पढ़ने को मिलने वाला है देखते हैं। मीनिंग एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, उनका मीनिंग क्या होता है। नेक्स्ट, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन टाइम पीरियड के बारे में स्टडी करेंगे। लॉज ऑफ प्रोडक्शन, बेसिकली देयर आर 2 लॉज ऑफ प्रोडक्शन, एक तो है द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस एंड दूसरा है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन शॉर्ट रन का लॉ है, प्रोडक्शन लॉ रिलेटेड टू शॉर्ट रन। अब लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल आपके क्लास 11th में नहीं कराया जाता है, राइट। तो ये आपके लिए एक न्यू कॉन्सेप्ट हो गया, दैट इज लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। एंड प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम की आपने 2 अप्रोचेस की थी, TRTC approach, that is total revenue and total cost approach, and the another one is marginal revenue and marginal cost approach. तो यहाँ पे हमें MRNC approach करना है, TRTC approach is not in the syllabus। चलिए और जानते हैं चैप्टर 3 में क्या है। कॉस्ट पोर्शन है, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट, इसमें कॉस्ट इंक्लूडेड है, शॉर्ट रन कॉस्ट, लॉन्ग रन कॉस्ट, एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट, टोटल, फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। ये सारी कॉस्ट, जितने भी टाइप्स की कॉस्ट है, हमें सारी डिटेल में स्टडी करनी होगी। ठीक है, क्लास 11th में भी आपने कॉस्ट के बारे में स्टडी किया था, बट उस टाइम पे लॉन्ग रन कॉस्ट आपको आपके टीचर ने नहीं कराई होगी। ठीक है, यहाँ पर लॉन्ग रन कॉस्ट आपके लिए न्यू कॉन्सेप्ट रहेगा, बाकी आपने किया हुआ है ऑलरेडी। तो ये जो चैप्टर है थियरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, इसकी वेटेज है बेटा 10%, यानी कि 10 मार्क्स की, प्लस माइनस 5% डेविएशन हो सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट वी हैव चैप्टर नंबर 4, प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट्स। डिफरेंट मार्केट्स आपको यहाँ पर स्टडी करने को मिलेंगी। ठीक है, उनके फीचर्स, मीनिंग और कैसे प्राइस डिसाइड किया जाता है इनमें। बेसिकली हम डिटेल में स्टडी करेंगे परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, ओके, एंड ओलिगोपोली। ओके, इनको हम काफ़ी डिटेल में स्टडी करने वाले हैं कि इन मार्केट्स के फीचर्स क्या हैं, कैसे प्राइस डिसाइड किया जाता है प्रोडक्ट्स के इन मार्केट्स में। ओके, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइस डिटर्मिनेशन इन दीज मार्केट्स एज ऑलरेडी टोल्ड यू। ओके, एंड प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स, मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड ओलिगोपोली, ये हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो ये भी आपने क्लास 11 में ऑलरेडी किया हुआ है। ओके, लेकिन यहाँ पर लिटिल बिट डिटेल में है, क्योंकि उसमें हमने इक्विलिब्रियम कंडीशंस ऑफ एवरी फर्म डिटेल में नहीं किया था, है ना। तो यहाँ पर हम ये सारी चीज़ें डिटेल में स्टडी करेंगे। गेम थियरी है ओलिगोपोली की, ठीक है, वो हमने इतनी डिटेल में क्लास 11 में नहीं स्टडी की है, यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं।
तो यहां तक तो था आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का पोर्शन, राइट। फर्स्ट 4 चैप्टर्स आर रिलेटेड टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, और माइक्रो इकोनॉमिक्स हमने क्लास 11th में स्टडी की थी। तो चलिए अब हम बात करेंगे चैप्टर 5 की। चैप्टर 5 इज डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। ये नेशनल इनकम चैप्टर से रिलेटेड है, ठीक है। आपने क्लास 12th में 2 चैप्टर्स किए थे, एक तो नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स और दूसरा डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर आपको वो दोनों चैप्टर्स दिखेंगे, ओके। तो इसमें बेसिकली आप स्टडी करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक एग्रीगेट्स लाइक जीडीपी, एनएनपी, एनडीपी एट एफसी एक्सेट्रा, एंड मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, कि नेशनल इनकम को कैसे मेजर किया जाए यूजिंग ऑल द 3 मेथड्स, दैट इज वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। दूसरा आप स्टडी करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम किन्स 2 सेक्टर बेसिक मॉडल, 3 सेक्टर्स एंड 4 सेक्टर्स मॉडल्स, ठीक है। नेशनल इनकम को कैसे डिटरमिन किया जाता है यूजिंग किन्स मॉडल, तो ये हम सारा कुछ देखेंगे। 2 सेक्टर मॉडल भी यहाँ पे स्टडी करेंगे, 3 सेक्टर मॉडल भी और 4 सेक्टर मॉडल्स भी स्टडी करेंगे। तो इसकी वेटेज दी गई है गाइस 15 मार्क्स, 15% की वेटेज है, यानी कि 15 मार्क्स की। अगेन यहाँ पर बोलना चाहूंगी ±5% deviation can be there, okay. So this is all about chapter 5. Now we are moving on to chapter 6. This will be completely a new chapter for you, that is business cycles. छोटा सा चैप्टर है बट ये समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि ये न्यू चैप्टर है आपके लिए, ओके। और इसकी वेटेज, क्योंकि मैंने बताया कि चैप्टर में कंटेंट ही बहुत कम है, तो इसकी वेटेज है बेटा 5%, यानी कि 5 मार्क्स की, ओके। अगेन ICAI के अकॉर्डिंग ±5% कैन बी देयर इन द वेटेज, ओके। तो यहां पर आप बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं, बिजनेस साइकिल्स का मीनिंग, डिफरेंट फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल लाइक बूम पीरियड, डिप्रेशन पीरियड, रिसेशन पीरियड एक्सेट्रा, एंड कॉन्ट्रैक्शन एक्सेट्रा, ओके। इनके फीचर्स of all the phases of business cycles and causes behind these cycles, ये जितनी भी बिजनेस साइकिल्स हैं इनके पीछे क्या रीजंस है, ये सारा कुछ आपको स्टडी करने को मिलेगा चैप्टर 6 में। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर रहने वाला है, बहुत ही मजा आने वाला है इसको पढ़ने का मेरे साथ, बिलीव मी। तो चलिए अब हम बात करेंगे चैप्टर 7 की। चैप्टर 7 विच इज पब्लिक फाइनेंस, यानी कि गवर्नमेंट की फाइनेंस से रिलेटेड ये चैप्टर है, गवर्नमेंट का फाइनेंस सिस्टम, ठीक है। ये हम स्टडी करने वाले हैं यहाँ पर। बेसिकली यहाँ पर फिस्कल पॉलिसी बहुत ज़्यादा हम डिटेल में स्टडी करेंगे, फिस्कल फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। और इसका ओवरव्यू गवर्नमेंट के फिस्कल फंक्शंस कैसे हैं, गवर्नमेंट का फाइनेंस सिस्टम कैसे ऑपरेट करता है, इससे रिलेटेड है ये बेसिकली, ठीक है। इसमें देखते हैं आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। फिस्कल फंक्शंस, इसका ओवरव्यू, सेंटर एंड स्टेट फाइनेंस के बारे में हम पढ़ेंगे, मार्केट फेलियर के बारे में पढ़ेंगे, और गवर्नमेंट क्या करती है मार्केट फेलियर को करेक्ट करने के लिए, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। और फर्दर हम क्या पढ़ेंगे इसमें, प्रोसेस ऑफ बजट मेकिंग, बजट्स वगैरह कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं। आपको पता होगा गवर्नमेंट के बहुत से बजट्स आते हैं, लाइक रेलवेज का भी होता है, तो उस बजट को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो कहाँ कहाँ से आता है, किन किन सोर्सेज से आता है। एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट, गवर्नमेंट का जो खर्चा होता है, जो एक्सपेंसेस होते हैं, गवर्नमेंट कैसे मैनेज करती है, ठीक है। एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डेट, पब्लिक डेट को गवर्नमेंट कैसे मैनेज करती है, मतलब गवर्नमेंट ने जो बोरोइंग्स ले रखी हैं फ्रॉम जनरल पब्लिक, फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उनको गवर्नमेंट कैसे मैनेज करेगी, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डेट। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी के बारे में आपने क्लास 12th में भी पढ़ा है, और गवर्नमेंट बजट के बारे में भी थोड़ा बहुत आपने क्लास 12th में पढ़ रखा है, राइट। हमने पढ़ा हुआ है कि गवर्नमेंट बजट में क्या क्या सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है, राइट, गवर्नमेंट का सोर्सेज ऑफ एक्सपेंडिचर, और गवर्नमेंट अपने एक्सपेंसेस को कैसे मैनेज करती है, राइट। और फिस्कल पॉलिसी तो हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ रखी है गवर्नमेंट की, तो वो हम एक बार दोबारा से यहाँ पर रिकॉल करेंगे, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी यू नो अबाउट कि गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है इन ऑर्डर टू करेक्ट द इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन इन द इकोनॉमी। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं इसके वेटेज की। ये जो चैप्टर 7 है बेटा, इसकी वेटेज है 10%, यानी कि 10 मार्क्स की वेटेज है। Again, I would like to say plus or minus 5% in the weightage can be done by the ICAI. Okay? चलिए अब हम बात करेंगे चैप्टर 8 के बारे में, विच इज मनी मार्केट।
मनी मार्केट का आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया गया है बिजनेस स्टडीज में क्लास 12 के, नहीं पढ़ा तो डोंट वरी, अब यहाँ पर रिपीट हो गई वो सारी चीजें, है ना। तो देख लेते हैं जो चैप्टर 8 है ये मनी मार्केट है और इसमें आपको क्या क्या पढ़ने को मिलने वाला है। कॉन्सेप्ट ऑफ मनी डिमांड, मनी डिमांड क्या है, इंपॉर्टेंट थियरीज ऑफ डिमांड फॉर मनी, डिमांड फॉर मनी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट थियरीज हैं वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई, मनी सप्लाई क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, एंड अदर न्यू टर्मिनोलॉजी, और जो भी रिलेटेड न्यू टर्मिनोलॉजी है वो हम स्टडी करेंगे, ठीक है। एंड मॉनिटरी पॉलिसी, monetary policy we know about, it is a policy of the RBI in order to correct the inflation or deflation, so this we are already going to cover, so this also we are going to cover under money market। तो ये जो चैप्टर है बेटा चैप्टर 8 ये है वेटेज इसकी 10% यानी कि 10 मार्क्स का ये चैप्टर है। अगेन आई वुड लाइक टू से प्लस और -5% कैन बी डन बाय ICAI। नेक्स्ट स्टूडेंट्स लेट्स लुक एट द चैप्टर 9। द नेम ऑफ चैप्टर 9 इज इंटरनेशनल ट्रेड, और जो वेटेज है इंटरनेशनल ट्रेड की वो है 10% यानी कि 10 मार्क्स +- 5% कैन बी डन बाय ICAI इन द वेटेज। ओके, तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं। थियोरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, थियोरीज पढ़ेंगे हम इंटरनेशनल ट्रेड की, इंक्लूडिंग थियोरीज ऑफ इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड बाय क्रुगमैन। क्रुगमैन ने जो इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड थियोरीज दी हैं वो भी हम स्टडी करेंगे यहाँ पर। ट्रेड पॉलिसी हम देखेंगे, द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ट्रेड पॉलिसी, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ट्रेड पॉलिसी कौन कौन से यानी कि टूल्स क्या हैं ट्रेड पॉलिसी के। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू कवर अप द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेड नेगोशिएशंस। नेक्स्ट एक्सचेंज रेट्स एंड इट्स इकोनॉमिक इफेक्ट्स, एक्सचेंज रेट्स आपने पढ़ा भी है ना, और इंटरनेशनल ट्रेड भी आपने एक चैप्टर किया हुआ है बिजनेस स्टडीज क्लास 12 में, लेकिन यहाँ पर थोड़ा डीप है सब कुछ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट्स क्या होती हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में हम डीपली स्टडी करेंगे चैप्टर 9 में, जिसकी वेटेज है 10 मार्क्स। ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द इकोनॉमी इन विच वी रिसाइड, दैट इज अवर इंडियन इकोनॉमी। सो इंडियन इकोनॉमी के बारे में भी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। अगेन 10 मार्क्स का ये चैप्टर है और यहाँ पर ICAI +5 और -5% कर सकता है इन द वेटेज। ओके, एंड इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या हमें पढ़ने को मिलने वाला है, देखिए बिफोर 1950 यानी कि इंडिपेंडेंस से पहले की सिचुएशन, चाणक्य एंड नंदवंश OECD पेपर 1950 to 1991 एंड बेसिक नॉलेज 1991 ऑनवर्ड्स, मतलब प्री इंडिपेंडेंट इंडिया से लेकर आज तक इंडिया की क्या सिचुएशन रही है उसका एक ओवरव्यू हमें इस पर्टिकुलर चैप्टर में दे दिया जाएगा चैप्टर 10 में। और इंडियन इकोनॉमी की बुक आपने ऑलरेडी स्टडी की हुई है क्लास 12 में, राइट। तो ये चैप्टर तो बहुत ही सिंपल रहने वाला है आपके लिए। तो आप देखिए कि हाँ, मैंने माना कि बहुत सी चीज़ें क्लास 12 की हैं, कुछ हमने बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ी, कुछ हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ी हुई हैं, बट स्टिल मैं ये बोलूँगी कि सीरियस लेने की ज़रूरत है इसको। वो इसलिए गाइस क्योंकि जो आपने पढ़ा हुआ है, आप खुद देखना कि इस करिकुलम में बहुत ही ज़्यादा डीपली हम गए हुए हैं हर चीज़ को लेकर, ठीक है। अगर मैं बात करूँ डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में, तो उसमें भी स्नोब इफेक्ट इज देयर, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट इज देयर, जो आपने इतना ज़्यादा नहीं सुना हुआ होगा, ठीक है। तो हमें बहुत सी चीज़ें बहुत ज़्यादा डीपली करने की ज़रूरत है, अदरवाइज हम अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो जो भी बच्चे ये टारगेट रखना चाहते हैं कि हम इकोनॉमिक्स में बहुत ही बढ़िया स्कोर करें, तो डेफिनेटली सीरियस होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग। ओके, और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, देखिए जो फर्स्ट 4 चैप्टर्स हैं ये बहुत ही बेसिक चैप्टर्स हैं, है ना, ऑलरेडी हमारी इन पे कमांड बहुत अच्छे से होती है। तो मैं तो ये बोलूँगी कि जो फर्स्ट 4 चैप्टर्स है ना, दैट इज इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड थियरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, थियरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट्स, ये तो आपको स्टार्टिंग के 1 मंथ में कंप्लीट कर ही देना चाहिए, राइट। और बाकी के जो चैप्टर्स है वो भी आपको 1 मंथ में 2-2 चैप्टर्स निपटाकर इसको बहुत ही जल्दी कंप्लीट कर देना चाहिए, ठीक है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन्स कर सके। देखिए यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि बहुत से बच्चे बस ये फोकस करते हैं कि हाँ हमारा कोर्स एंड तक कंप्लीट हो जाए, लेकिन जब तक आप मल्टीपल रिविजन्स नहीं करेंगे तब तक आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट नहीं होगा। मेक श्योर कि आप एक चीज़ की कम से कम इकोनॉमिक्स की 4 to 5 टाइम्स प्रैक्टिस करें, तभी आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बूस्टअप होगा।
मोर ओवर ज़्यादा से ज़्यादा MCQs की प्रैक्टिस करें, क्योंकि जो पेपर है वो MCQ बेस्ड है। और हाँ, ध्यान रखिएगा कि इस बार नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो यहाँ पर गाइज आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि आपका इकोनॉमिक्स का सिलेबस क्या है, क्या सेक्शन वाइज वेटेज है, क्या स्ट्रैटेजी ऑप्ट करनी है और कितना सीरियस हमें रहना है रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। सो यहाँ पर मुझे लगता है कि मैंने आपकी जितनी भी क्वेरीज होंगी, जो भी आप जानना चाहते होंगे, वो मैंने सारी कवर अप की हैं रिगार्डिंग इकोनॉमिक्स। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है जो मैं यहाँ पर कवर नहीं कर पाई हूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। डेफिनेटली जो हमारी टीम है वो आपको एज सून एज पॉसिबल रिप्लाई करेगी, या मैं खुद ही इकोनॉमिक्स की वीडियो बनाकर आपकी जो भी क्वेरीज होंगी वो ज़रूर रिजॉल्व करूंगी। सो मेरी रिक्वेस्ट आपसे सिर्फ इतनी सी है कि आपकी जो भी क्वेरी है, जस्ट ड्रॉप योर क्वेरी इन द कमेंट सेक्शन, ताकि हम आपकी क्वेरी को रिजॉल्व कर सके। सो यहाँ पर गाइज इजाजत चाहती हूँ सेशन को एंड करने की। आई होप यू लाइक द सेशन, और इकोनॉमिक्स पढ़ने का बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस बार, क्योंकि इस बार इकोनॉमिक्स हो गई है बहुत ही ज़्यादा वास्ट। तो यहाँ पर सेशन को एंड करने की इजाज़त चाहती हूँ। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।